हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ मिली है, जिसमें ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारी थर्ड क्लास होगी, जिसमें पहले क्लास के अकॉर्डिंग ही हम 10 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका यहाँ पर फ़ायदा होगा। आपके सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो देखते हैं हमने पिछली क्लास में कहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, आई थिंक हमने 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि था पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय। तो आज हम करेंगे 22वां क्वेश्चन, जो कि है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो देखते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानवकृत आपदाएं हों, आपको पता है कि अभी जल्द ही हमने आपदा प्रबंधन की डिटेल क्लास करी है, उस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपदा प्रबंधन की जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उस हिसाब से यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, जितना कि आपको बस एग्ज़ाम में लिखना है बस उतना ही यहाँ पर हम लिखे हैं। देखिएगा, आपदा प्रबंधन 2 प्रकार की होती हैं। आपदाएं प्राकृतिक होती हैं और एक मानवकृत होती हैं। तो ये जो आपदाएं हैं, इन सभी में एक बात उभयनिष्ठ होती है, यह वह है कि मनुष्य, पशु और संपत्ति को हानि पहुंचाती हैं। आपदाएं चाहे जो भी हों, वो किसी न किसी तरह से मनुष्यों को, पशुओं को और हमारी संपत्ति को हानि पहुंचाती हैं। हम इन आपदाओं की विकरालता को कम तो नहीं कर सकते, पर इनमें इसको हम पूर्णतः रोक भी नहीं सकते। अतः किसी भी आपदा की भीषणता को कम करने तथा इससे प्रभावित मनुष्य, पशु और संपत्ति को बचाने के प्रयासों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपदाएं होती हैं, जो बहुत ही विकराल रूप धारण करती हैं और अचानक से ये घटनाएं होती हैं, तो इन्हें हम रोक नहीं सकते, इन्हें हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें हम कम करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। और जो कम करने का प्रयास होता है, जिसमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे जानिए, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि आपदा प्रबंधन में जो हानि होती है उसे हम नियंत्रित कर सकें, जिसके लिए सभी योजनाएं तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं ही आपदा प्रबंधन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो देखिएगा, संरक्षण एक ऐसा प्रयास होता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण, परिरक्षण तथा नवीनीकरण संभव है। संरक्षण का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि संसाधनों का उपयोग रोक दिया जाए, बल्कि उनका उचित एवं आवश्यक उपयोग ही संरक्षण है, जिसके माध्यम से हम न केवल वर्तमान में उनका उपयोग कर सकते हैं, अपितु भविष्य में भी उनके उपयोग हेतु हम आश्वस्त हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, शिक्षक समूह तथा शिक्षण से जुड़े अन्य लोगों की स्वयं का पर्यावरण के बारे में यथेष्ट जानकारी रखना काफ़ी आवश्यक है। शिक्षक के समय उन सभी स्थितियों का लाभ शिक्षक को उठाना चाहिए जहां पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को जोड़ा जा सकता है। शिक्षक की स्वयं की योग्यता पर्यावरण जैसे आवश्यक क्षेत्र की जानकारी को विद्यार्थियों में समाहित कर देने की क्षमता और रुचि उत्पन्न कर सकने की कुशलता और निपुणता ही विद्यालय की प्रभावी भूमिका को प्रतिपादित कर सकती है। तो ये होती है विद्यालय की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में। अगला प्रश्न है, सतत विकास किसे कहते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास प्रौद्योगिकी और समाज के द्वारा वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्यावरण की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं की अवधारणा होती है। विकास की तीव्र गति और उपभोक्ता समाज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण को कार्य योजना बनाने की मांग रखी। यहाँ पर ब्रुंटलैंड प्रतिवेदन के अनुसार है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्यता के साथ कोई समझौता किए बिना
परिवर्तन पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्णायक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, वही संतुलित आहार कहलाता है। देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कहा गया है कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। ये तत्व उनमें मात्रा एवं गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। तो ये कहना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। अगला प्रश्न है पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण क्या है? तो पोषण भोजन तथा पौष्टिक तत्व व उनमें उपस्थित पदार्थ, उनकी क्रिया व पारस्परिक क्रिया के विज्ञान को ही हम पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन। जिसमें एक जीव भोजन करता है, उसको पचाकर अवशोषण करता है और शरीर के द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग होता है। पोषण स्तर वह अवस्था है जिसमें किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर शरीर के द्वारा पौष्टिक तत्वों के उपयोग का प्रभाव का बोध होता है, यानी कि बोध मतलब समझ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि है योग क्या है अथवा स्वास्थ्य एवं योग क्या है। अगर आपसे योग पूछा तभी आप ये आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपसे ये पूछा कि स्वास्थ्य एवं योग क्या है, फिर भी आप यही आंसर देंगे। देखिएगा, योग के बारे में लिखा है कि पातंजल योग दर्शन के अनुसार योगः चित्त वृत्ति निरोधा। अब ये जो श्लोक है इसका अर्थ क्या हुआ? तो चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम ही योग कहलाता है। विष्णु पुराण के अनुसार देखिएगा, योगः संयोग इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मने। इसका मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। यह जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार है, यानी कि मिलन है। तो इसे हम योग कहते हैं। आप बस इतना सा यहाँ पर वेरी शॉर्ट के लिए दिया गया है। आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, और अगर वेरी शॉर्ट में आप और भी लिखना चाहते हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद से और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि है मलेरिया रोग क्या है। तो मलेरिया रोग एक पराश्रयी यानी कि पैरासाइट जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। यह जीवाणु प्रोटोजोआ जाति का एक कोशिकीय जीव होता है। इस रोगाणु को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसकी कुछ अवस्थाएं मानव शरीर में तथा कुछ मच्छर के शरीर में पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यह जीवाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ते रहते हैं। मानव शरीर में इस जीवाणु को पहुंचने वाला जो मच्छर है, पहुंचाने वाला, वो एनाफिलीज मच्छर होता है। जब इस जाति की मादा मच्छर मलेरिया के रोगी को काटती है तब वह उसके रक्त के यानी कि उसके ब्लड के साथ साथ मलेरिया की उत्पत्ति करने वाले पैरासाइट्स जीवाणुओं को चूस लेती है। इसके बाद वही मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो पैरासाइट्स उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति को भी मलेरिया रोग हो जाता है। तो इस तरह फैलता है मलेरिया रोग। आपको पता चल गया कि मलेरिया रोग क्या है। अगला प्रश्न है कि तनाव किसे कहते हैं। देखिएगा, तनाव क्या है। तो तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो मनःस्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वंद्व प्रक्रिया भी है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार कहलाता है। उसमें मन अशांत रहता है, भावना अस्थिर होती है और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में भी व्यवधान आता है। तो इससे कहते हैं तनाव। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा, टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण बताइए। देखिएगा, व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया सक्रिय होते ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैनी का अनुभव करता है।
सिर दर्द होता है, उसके बाद बुखार भी तेज़ी से होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाने होते हैं, मोती के जैसे, इसलिए इस रोग को मोती छरा भी कहा जाता है। टाइफाइड के इन बाहरी लक्षणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक लक्षण भी होते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर पड़ता है, जिससे कि आंतों में सूजन हो जाती है और आंतों में घाव भी हो जाते हैं। तो ये कहलाता है टाइफाइड रोग, और इसके जो भी लक्षण हैं वो आपने देख लिया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आज आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आगे जो भी क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज की ये क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ अच्छी क्लास के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।